आजादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आर्या न्यूज की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी की लड़ाई में न जाने कितने वीर शहीद हो गए, कितने ही क्रांतिकारी अपनी रगों में जोश भरकर ब्रिटिश हुकूमत से टकराए। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर 15 अगस्त की तारीख आते ही आजादी की खुशबू भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इस दिन की इतिहास, आंखों में नमी। तो चलिए उन्हीं शहीदों को नमन करने का एक ऐसा ही सफर शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहां आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया। आजाद भारत का तिरंगा आजादी के एक दिन बाद 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रचुर पर फहराया था और वो प्राचीन स्मारक थी दिल्ली का लाल किला। हजारों लोग उस दिन वहां मौजूद थे, पर नहीं थे तो वो संघर्ष सेनानी जिनके कठिन तप से तिरंगे का रंग गहरा हुआ। उन सभी शहीदों की कुर्बानी और सदियों का वो संघर्ष लोगों की रगों में दौड़ गया और सभी के मुंह से एक ही सुर में निकला, जय हिंद। आज देश की आजादी की उम्र 75 साल हो गई। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आजादी की एक और सीढ़ी चढ़ गया। कोरोना संकट के बीच देश आजादी की एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार है। साल 1947 से लेकर आज तक आजादी के जश्न का एक बड़ा गवाह कोई मौजूद है तो वो है दिल्ली का लाल किला। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले से ऐतिहासिक भाषण दिया और तिरंगा फहराया था। इसके बाद सालों साल लाल किले की प्राचीर पर झंडारोहण किया गया, तिरंगा फहराया गया और इसी के साथ ही तिरंगे ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब स्वतंत्रता के आसमान में सफलता की ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। लाल किले की मजबूत दीवारें भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की मजबूती को भी दर्शाती हैं। पर इस सब के अलावा लाल किला हिंदुस्तान में हुए कई विद्रोहों का साक्षी भी है। शायद यही कारण है कि आजादी के बाद सबसे पहले लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। लाल किला 1638 से 1649 के बीच 5वें मुगल शासक शाहजहां ने निर्माण कराया था। ये लाल किला लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तब इसे मुगलों की नई राजधानी शाहजहानाबाद के महल के तौर पर तैयार किया गया था। इसके निर्माण में 8 साल 10 महीने और 25 दिन लगे। 6 दरवाजों वाले इस किले को एक साथ 3000 लोगों के रहने के लिए तैयार किया गया था और इस किले की खासियत बनी तख्त-ए-ताऊत में जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा। पर एक वक्त ऐसा आया जब 1803 के बाद अंग्रेजों की नजर में दिल्ली चुभने लगी। वो लाल किले पर यूनियन जैक फहराने के लिए बेताब हो उठे। इसी बीच अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1857 में बगावत शुरू हुई। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर को लाल किले में कैद कर लिया और 7 अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और ब्रिटिश अफसरों ने लाल किले को नष्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अफसरों ने रंग महल का बगीचा, रॉयल स्टोर रूम, किचन को अस्पताल और बंगले प्रशासनिक भवन में तब्दील कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म होने की कगार पर थी। भारत की कमान अब महारानी विक्टोरिया के हाथ में आने वाली थी। 1911 में ही ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इतिहासकारों का कहना है कि राजधानी बदलने का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारतीयों को ये बताना था कि भारत अब मुगलों से आजाद होकर ब्रिटेन के कब्जे में आ चुका है। तो वहीं 1940 में रंगून को आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाने की कोशिश भी की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां से पहली बार चलो दिल्ली का नारा देते हुए लाल किले को दोबारा हासिल करने का ऐलान किया।
1945 से 1946 तक ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। जनता से लेकर नेता तक सभी ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश में चल रही विरोध की लहर से ब्रिटिश शासन को यह एहसास हो गया था कि देश में रहना अब मुश्किल है, और तब भारत आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 में इसी प्राचीन इमारत पर प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया। ये वो मुकाम था जिसने अतीत से निकलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र को भविष्य की ओर कदम रखने के लिए मजबूत बनाया। तब से आज तक हर साल 15 अगस्त ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाता है। पुरानी यादों को समेटे लाल किला हर साल देश के गौरव और बदलते दौर की तस्वीर लिए नजर आता है। स्वतंत्र भारत के लिए हर एक शहीद का बलिदान भारतवासियों के लिए वरदान से कम नहीं है, और इस बलिदान का दर्द, आजादी का महत्व हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन में रहे। इसीलिए देश में शहीद स्मारक खड़े हैं। आज भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों का अंश इन स्मारकों में आज भी नजर आता है। यूं ही नहीं, सजदे में ये सर झुक जाता है। अब आपको बताते हैं बानवी इमली के बारे में। ये वैसे तो सिर्फ एक इमली का पेड़ है, पर ये पेड़ भारत की सबसे मशहूर स्मारक कहलाता है। इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम ठाकुर, जोधा सिंह अचैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूल गए थे। ये स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के पास बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर मौजूद है। यहाँ ब्रिटिश सेना ने 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी थी। तो वहीं ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है, और लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद उस पेड़ का विकास बंद हो गया। हुआ कुछ यूं कि वीर मंगल पांडे ने क्रांति का शंखनाद कर दिया था। पूरे भारत में उसकी गूंज सुनाई दी, और 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांति वीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अचैया, और फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान भी इस सहयोग में थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी और कोषागार को अपने कब्जे में लिया। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए जोधा सिंह अचैया और तात्या टोपे ने मिलकर भी अंग्रेजों से टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया था। जोधा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेजी दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वो एक घर में ठहरे हुए थे। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने गंगापुर रानीपुर पुलिस चौकी पर भी हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। जोधा सिंह ने अवध और बुंदेलखंड में क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया था। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुहा को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की ये योजना अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया, जिसने कर्नल पावेल को मार दिया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेजी। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रीकरण की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने भेष बदलकर प्रवास प्रारंभ कर दिया। इस सब के बीच देश का दुर्भाग्य ये रहा कि वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे। जब जोधा सिंह अचैया अरगल नरेश से संघर्ष पर विचार विमर्श कर खजुहा लौट रहे थे, तभी
किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम गुरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। और फिर आया 28 अप्रैल 1858 का वो काला दिन, जब मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। बिंदगी और खजुआ के बीच आज भी इमली का वो पेड़ है। बानवी इमली आज भी शहीदों की अमर गाथा का प्रतीक बनकर खड़ा है। जरा सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, कितनी हिम्मत होगी, वो क्या आग रही होगी, क्या हालात होंगे कि कुछ छात्रों की टोली ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने निकल पड़ी। तो चलिए हम भी निकलते हैं इस सफर के अगले पड़ाव की ओर, जो कि पटना की शहीद स्मारक है, जहां 7 शहीदों की एक जीवन आकार की मूर्ति है, जो आज भी उन छात्रों का संघर्ष बयां करती है। भारत का इतिहास ऐसे अनेकों वीर योद्धाओं से गुथा हुआ है, जिनका संघर्ष आज भी आंखें नम कर देता है। शहीद स्मारक सिर्फ मूर्तियां नहीं, भावनाएं हैं, यादें हैं, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है। ऐसी एक स्मारक है पटना की शहीद स्मारक, जो 7 शहीदों की एक जीवन आकार मूर्ति है, जो पटना में सचिवालय भवन के बाहर स्थित है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि कहानी है उस संघर्ष की, जो इन युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान देकर लिखी। हर साल इस भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जो अब सचिवालय भवन हो गया है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम ने अखंड बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की उपस्थिति में शहीद स्मारक की आधारशिला रखी और मूर्तिकार देव प्रसाद राय चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ 7 विद्यार्थियों की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया। इन मूर्तियों को इटली में डाली गई और बाद में यहाँ रखा गया। दरअसल प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण 10 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा बिहार विधानसभा भवन पर झंडारोहण का कार्यक्रम बनाया गया। इस दिशा ने 11 अगस्त 1942 को छात्रों की एक टोली पटना सचिवालय के पास पहुंची। इस समय तक वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। बिहार के जिलाधीश WG ऑर्थर ने 1-2 चेतावनी भी दी, पर भारत की मिट्टी की बात ही कुछ और है। इस मिट्टी में जन्मे लाल अपने फर्ज से पीछे कैसे हटते? वो डटे रहे, निडर होकर खड़े रहे कि तभी बेरहम ऑर्थर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और 7 मासूम छात्रों को गोली मार दी गई। वो शहीद हो गए। 7 होनहार छात्र धरती माँ की गोद में समा गए। ऑर्थर को लगा ही होगा कि उसने विद्रोह की आंधी को रोक दिया है, पर ऑर्थर को अंदाजा ही नहीं था कि इस गोली कांड ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। 7 मासूमों के शहीद हो जाने के बाद लोग उग्र हो उठे और इस विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल का आगाज कर दिया गया। आंदोलन के क्रम में पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों और थानों में, साथ ही कई सरकारी इमारतों को जला भी दिया गया। इस दौरान अंग्रेजों पर हमले भी किए गए। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक कि इसी क्रम में गोली चलाना, सामूहिक जुर्माना और महिलाओं को अपमानित किया जाने लगा। लेकिन लोगों ने अपनी हार नहीं मानी और विद्रोह लगातार जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 5 साल बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आखिरकार छुटकारा मिल गया। पर 7 छात्रों की मौत का दर्द नहीं गया, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही देश का सिर माथा ऊंचा कर दिया था और भारत माँ के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर उनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गए। पर आज हम आपको बताएंगे उन 7 निडर शहीदों के बारे में। उनमें से पहले शहीद का नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जिन्हें प्यार से रमन जी भी बुलाया जाता था।
जो राम मोहन रॉय सेमिनरी में कक्षा 9 के छात्र थे और महज 19 साल की अल्प आयु में शहीद हो गए। इस टोली के दूसरे छात्र थे रामानंद सिंह, वो भी राम मोहन रॉय सेमिनरी में कक्षा 9 के छात्र थे। इनका जन्म मसौड़ी की धनरुआ में हुआ और देश का नाम छोटी सी आयु में इतना बड़ा बलिदान देकर चले गए। तीसरे छात्र थे सतीश प्रसाद झा, जो पटना के कॉलेजिएट स्कूल की कक्षा 10वीं के छात्र थे और खंडहर भागलपुर के रहने वाले थे। चौथे छात्र का नाम है जगपति कुमार, जो बिहार नेशनल कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र थे और ये खरती औरंगाबाद के निवासी थे। देवीपदा चौधरी उस पांचवें छात्र का नाम है जो शहीदों की इस टोली में शामिल था। देवीपदा मिलकर हाई इंग्लिश स्कूल की कक्षा 9 में पढ़ते थे। इनका जन्म 16 अगस्त 1928 को जमालपुर में हुआ था। छठे छात्र का नाम था राजेंद्र सिंह और ये भी पटना हाई इंग्लिश स्कूल में मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे। इनका जन्म 5 दिसंबर 1924 को बनवारी चक के नाए गांव सारण में हुआ था। और सातवें छात्र थे राम गोविंद सिंह, जो पुन उच्च अंग्रेजी स्कूल में वर्ग 9 के छात्र थे, जो दशहरा पटना के रहने वाले थे। इन सभी ने कच्ची उम्र में भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। भारत की आजादी की लड़ाई में एक पक्की नींव रखती और आज इन शहीदों का नाम लेना सौभाग्य की बात है। इन मासूम नायकों को हमारा शत शत नमन। मातृभूमि पर मिचने वाले सिर्फ क्रांतिकारी या आंदोलनकारी नहीं थे, कुछ मासूम भी थे। ब्रिटिश हुकूमत ने बच्चों, महिलाओं और आम लोगों पर भी बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, कई नस्लें तबाह कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के अफसर नरसंहार करने से भी पीछे नहीं हटे, इस बात से बेखबर कि ये बेगुनाहों की चिताएं ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य को ही भस्म करने वाली थी। पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर समृद्धि लाई है। भारतीय सेना में यहाँ के लोगों का योगदान भी महत्वपूर्ण था। हालांकि इस विकास के लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचलना चाहा और यहाँ पर 1857 के विद्रोह, 1870 के दशक के कूका आंदोलन और साथ ही 1914 और 15 के गदर आंदोलन के दौरान ये बात देखने को भी मिली। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को नया आयाम लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर के रूप में मिल गया, जिसने एक ऐसे नरसंहार को आकार दिया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और इस हैवानियत का साक्षी बना जलियांवाला बाग, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। और अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है, उसके इस दावे के पीछे की हकीकत सबके सामने आ गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया था। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि ये कहानी इतिहास की किताबों में भी दर्ज है कि कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में दिखा। पंजाब ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए और 3600 लोग घायल हो गए। पर ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो दर्ज किए गए। इतिहासकार तो ये मानते हैं कि इससे कहीं ज्यादा मासूम लोग अंग्रेजी क्रूरता का शिकार हो गए थे और आज भी जलियांवाला बाग विध्वंस की सबसे दुखद स्मारक के रूप में खड़ा है। तो वहीं एक विद्रोह झारखंड में भी देखने को मिला, जहां जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ भी पहली बार 1831 के कोल विद्रोह से ही उजागर हुआ था। उसमें मुंडा हो,
उराव और भुयाइया जैसी जनजातियां शामिल थी। इस विद्रोह के केंद्र थे रांची, सिंहभूम और पलामू। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये संभवतः पहला विराट आदिवासी आंदोलन था। इतिहासकार विद्रोह को झारखंड क्षेत्र का विकराल अध्याय भी मानते हैं। हालांकि इसके पहले 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह और 1795 से 1800 में चेरो आंदोलन पूरे झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सुलगती फैलती जंगल की आग का संकेत दे चुका था। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की चेतना फैलाने वाले आदि विद्रोही बन गए। उन्होंने 1772 में जमीन और फसल पर परंपरागत अधिकार के लिए संघर्ष छेड़ा। उनके नेतृत्व में संघर्ष का संदेश गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व भी किया था। तिलका के तीरों से अंग्रेज सेना का नायक अगस्टीन क्लीवलैंड घायल हो गया था और उसके बाद 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दी गई। वो स्थान आज भी भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आज भी देश पर मर मिटने वाले वीरों का जज्बा महसूस होता है। हम भले ही आजादी के लिए मर मिटने वालों से ना मिल सके हों, पर वो हमारे बीच इन स्मारकों के जरिए जिंदा है। देश के तिरंगे में मौजूद हैं, जो आज भी भारत की सेना को हिम्मत देती है। और ऐसी ही एक इमारत अब अहमदाबाद में बनने को तैयार है, उन शहीदों की याद में जिनके नाम अतीत के पन्नों में शायद कहीं धुंधले पड़ गए। देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर योद्धाओं का योगदान कभी देश के दिल से फीका नहीं पड़ सकता। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन सभी वीर शहीदों की याद हम सब भारतवासियों के दिल में है। यही कारण है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आने वाली पीढ़ी को आजादी का महत्व समझाने के लिए अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में पूर्वी तट पर शहीद स्मारक बनने जा रहा है। और इसके लिए अहमदाबाद छावनी बोर्ड ने अहमदाबाद नगर निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जल्द ही काम शुरू भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एएमसी का एक विशेष प्रयोजन वाहन गुजरात के बहादुर शहीदों के परिवारों के अनुरोधों के आधार पर पूर्वी तट पर नदी के किनारे बहादुर शहीदों की याद में स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ताकि उन सभी योद्धाओं की पहचान सामने लाई जा सके जिनके नाम इतिहास के पन्नों में शायद कहीं धुंधले पड़ गए। बता दें कि भारतीय सेना के 62वीं रेजिमेंट के शहीद कैप्टन नीलेश सोनी के पिता जगदीश सोनी ऐसे ही एक देशभक्त के रूप में सामने आए, जिन्होंने गुजरात सरकार से बहादुर शहीदों की याद में स्मारक बनवाने की बात कहकर सरकार के सामने ये बात रखी। और बात जब वीर शहीदों की आए तो कौन इनकार कर सकता है। बस फिर क्या था, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और इसी क्रम में SRFDCL के कार्यकारी निदेशक RK मेहता ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना की विस्तार योजना के लिए भारतीय सेना ने पहले ही पूर्वी तट पर कुछ जमीन दी है। सेना ने इस पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक आर्मी टॉयलेट और एक शहीद स्मारक जैसे कुछ ढांचे का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि अभी संबंधित भूमि नदी में है, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है। सुधार के बाद प्रस्तावित योजनाओं का अंतिम लेआउट भी तैयार कर लिया जाएगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रिवर फ्रंट विस्तार परियोजना के पहले चरण में लगभग 1152 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि एएमसी ने दूसरे चरण के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए। साथ ही डफनाला क्षेत्र के 5.4 किलोमीटर के हिस्से से पूर्वी हिस्से में इंदिरा पुल तक और पश्चिम की टोरेंट से पावर हाउस से इंदिरा पुल तक 4.3 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव है। दरअसल पहले चरण में पूर्व की ओर से 11.3 किलोमीटर और पश्चिम की ओर से वासना बैराज से सुभाष पुल तक का 11.2 किलोमीटर की दूरी शामिल है।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि साबरमती ही क्यों? तो हम आपको बता दें कि साबरमती आश्रम एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसने देश की आजादी के पीछे की लड़ाई को बेहद करीब से देखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम गांधी अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। गांधी जी और उनके साथी स्वतंत्रता संग्रामी देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहीं बैठकर योजना बनाते थे। 1917 से 1930 तक इस ऐतिहासिक स्मारक में गांधी जी ने अपना जीवन बिताया था और यहाँ से जाने के बाद वो अपनी पत्नी और करीबी लोगों के साथ महाराष्ट्र में स्थित सेवाग्राम आश्रम में रहने लगे थे। पर साबरमती का नाम आते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संघर्ष याद आ जाता है। साथ ही वो तमाम लोग जिन्होंने महात्मा गांधी पर भरोसा कर अनेकों सत्याग्रह और आंदोलन किए, जिसके कारण आज भारत आजादी की सांस ले रहा है। यही कारण है कि साबरमती रिवर फ्रंट घटनाओं और त्योहारों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव और दोस्तों के बीच फूलों के शो जैसे कई वार्षिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी की जाती है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये बस चुनिंदा नाम हैं जिन्हें आप और हम किताबों में पढ़ते आए हैं। न जाने कितने ही अपनों को खोकर भारत ने आजादी हासिल की। अनुमान लगाने भर से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में जोश भर जाता है और सर अदब से उन वीर शहीदों की शान में झुक जाता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। खुशनसीब हैं वो जो वतन पे मिट जाते हैं। तुम्हें शत शत नमन है वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसना तिरंगे का नसीब है। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले